हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम माइटोसिस को डिस्कस कर रहे थे और माइटोसिस के अंदर हमने प्रोफेज के ऊपर बात की, मेटाफेज के ऊपर बात की, एनाफेज को हमने डिस्कस किया है। आज हम इसी को ही एक तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं और टीलोफेज के ऊपर हम बात करते हैं, फिर हम साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पे हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं और कोशिका विभाजन आपको दो प्रकार से देखने को मिल रहा है। एक हम यहाँ पे समसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं, एक हम यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समसूत्री विभाजन को डिस्कस कर रहे हैं और इस विभाजन में हमने ये तीनों फेजेस डिस्कस कर लिए हैं, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब आज हम एक नई फेज हम डिस्कस कर रहे हैं, टीलोफेज। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, और फिर यहाँ पे समसूत्री विभाजन के महत्व को हम डिस्कस करेंगे और फाइनली एक तरीके से यह आपका समसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं एक नई फेज के ऊपर जिसे हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज की आपको शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है? तो जब एनाफेज के अंदर जो मेटाफेजिक जो गुणसूत्र थे वो आपकी इक्वेटर प्लेट के ऊपर अरेंज थे। वो गुणसूत्र सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने के बाद दो क्रोमेटिड में बढ़ जाते हैं और दोनों क्रोमेटिड यहाँ पे हम दोनों क्रोमेटिड को एज ए गुणसूत्र हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। यानी दोनों क्रोमेटिड दो नए गुणसूत्र की फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के बाद, और दोनों गुणसूत्र ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करते हैं और फाइनली एक तरीके से वहाँ पे वो क्या करेंगे, नए न्यूक्लियर यानी नए केंद्रकों का एक तरीके से वहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट इवेंट आपको क्या देखने को मिलता है? इसमें आपको जो पहला इवेंट आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट इवेंट, वो आपको यही देखने को मिल रहा है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों के ऊपर पहुंचकर अपनी जो विशिष्ट पहचान है उसको क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। एक तरीके से वापस वो क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाते हैं। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर क्रोमेटिन में परिवर्तित हो जाते हैं और अपनी वास्तविक पहचान को खो देते हैं। यानी अब वापस आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में आ चुका है। जैसे ही गुणसूत्र ऑपोजिट पोल की ओर पहुंचेंगे वहां पे उनका डी कंडेंसेशन एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और डी कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे इसके अंदर आपको जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है वापस ओपन फॉर्म में एक तरीके से आ जाएगा। गुणसूत्र से एक तरीके से वापस हमने क्रोमेटिन बना लिया है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इवेंट हमको देखने को मिल रहा है टीलोफेज के अंदर। अब हम यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में टीलोफेज को हम डायग्राम से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि टीलोफेज में एक्टिविटीज आपकी कैसे चल रही है। जैसे यहाँ पे जैसे ही आपकी क्रोमेटिड, जिन्हें आप संतति एक तरीके से गुणसूत्र बोल रहे हो, ऑपोजिट पोल पे पहुँचने के बाद डीकंडेंसेशन के थ्रू एक तरीके से यहाँ पे क्या बनाएंगी, क्रोमेटिन बनाएगी और उनके सराउंडिंग में नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डेवलप होगी। और नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी। यानी आपका जो कैरियोकाइनेसिस का जो टास्क था वो आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे पूरा हो चुका है। यानी केंद्रक विभाजन की जो प्रक्रिया है वो आपके टीलोफेज में जाके क्या हो रही है, पूरी हो रही है। कैसे समझोगे आप? एक हम डायग्राम बना रहे हैं और इन सभी इवेंट्स को हम एक साथ एक ही डायग्राम से डिस्कस कर रहे हैं बेटा। यानी इनिशियली हमको इस प्रकार से एक एनाफेज हमको देखने को मिल रही है।
इसे हम बोलते हैं एनाफेज। और एनाफेज में गुणसूत्रों का जो आपको व्यवस्था देखने को मिलती है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये जो गुणसूत्र हैं ये लगभग कहाँ पहुंच चुके हैं, इस प्रकार से ध्रुवों की ओर पहुंच चुके हैं, ध्रुवों के ऊपर इस प्रकार से पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब जब ये एनाफेज आपकी खत्म हो जाएगी, एनाफेज का ये अंतिम चरण है, तो उसके बाद सेल आपकी एंटर करती हैं टीलोफेज के अंदर। और टीलोफेज में आपको कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही है। एक तो ये जो क्रोमोसोम की फॉर्म में आपका जेनेटिक मटेरियल है ये वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा, यानी गुणसूत्रों का विघटन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, या विसंगनन हम बोल सकते हैं, विघटन या विसंगनन। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको केंद्रक झिल्ली का वापस निर्माण देखने को मिलेगा। यानी केंद्रक झिल्ली वापस बनने लग जाएगी, और जो कोशिका अंगक है जो भी सपेर हो गई थे, दिखना बंद हो गए थे, वो भी एक तरीके से यहाँ पे वापस रीअपेयर होते हैं। यानी कोशिका अंगक पुनः पुनः बनते हैं या दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारी गतिविधियां हमें कहाँ देखने को मिल रही है, सारी गतिविधियां हमें टीलोफेज के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे ये टीलोफेज है, अब इस टीलोफेज के अंदर साइटोकाइनेसिस भी एक तरीके से साथ साथ में चल रहा है। इस प्रकार से ये जो सेल हमने बनाई है ये अभी टीलोफेज में एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे इस प्रकार से केंद्रक झिल्ली के बनने के बाद दो डॉटर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे इस फेज के अंदर, और वो कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। यानी यहाँ पे आपको दो संतति केंद्रक पाए जाते हैं। यानी एक ही सेल में दो संतति केंद्रक आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब ये टीलोफेज की एक्टिविटी आपकी चल रही है, उसी समय से ही इस फेज में ही आपका जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। यानी कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया भी यहाँ पे साथ में चल रही है। कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इस फेज के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, और ये खत्म कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया टीलोफेज के बाद होती है। तो यहाँ पे जैसे ही एनाफेज में जो गुणसूत्र है वो ऑपोजिट पोल की ओर पहुँचते हैं, उन गुणसूत्रों के चारों ओर यहाँ पे केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लग जाएगा। उनमें डीकंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से गुणसूत्र से वापस वो क्रोमेटिन की फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पे जो पहले सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हो गए थे, दिखना बंद हो गए थे, अब इस फेज के अंदर वो सारे कोशिका अंगक आपको वापस दिखने लग जाएंगे। रीअपेयरिंग एक तरीके से उनके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ आपको ड्यूरिंग टीलोफेज देखने को मिल रही है। तो टीलोफेज में जो फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं उनको हम थोड़ा सा वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। और टीलोफेज में जो आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी वो सारी रिवर्स एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से आपको प्रोफेज में देखने को मिल रही थी। कैसे देखने को मिल रही थी उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं बेटा जी। जैसे हमने जब प्रोफेज को डिस्कस किया था तो हमने कहा कि यहाँ पे हम क्रोमेटिन से क्रोमोसोम हम बना रहे हैं, यानी क्रोमेटिन से गुणसूत्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वापस गुणसूत्र से हम क्रोमेटिन बना रहे हैं। ऑपोजिट प्रक्रिया है।
वहाँ पे केंद्रक झिल्ली आपकी टूट रही थी, केंद्रक झिल्ली आपकी विघटित हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम वापस केंद्रक झिल्ली का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नए न्यूक्लियस बन रहे हैं, नए केंद्रक बन रहे हैं। वहाँ पे हम बोल रहे थे कि सभी प्रकार के जो कोशिका अंगक हैं वो डिसअपेयर हो रहे हैं, दिखना एक तरीके से इनविजिबल हो जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कोशिका के अंदर। लेकिन जब हम टीलोफेज की बात कर रहे हैं तो टीलोफेज के अंदर ये सभी प्रकार के कोशिका अंगक आपको वापस दिखने लगे हैं, यानी रीअपेयर एक तरीके से हो गए हैं सेल के अंदर। तो यहाँ पे इसकी हम किस प्रकार से विशेषताएं हम डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम टीलोफेज की विशेषताएं डिस्कस कर रहे हैं। टीलोफेज की विशेषताएं, और विशेषताएं आपको किस प्रकार से देखने को मिल रही है, तो पहली विशेषता आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है गुणसूत्र से, गुणसूत्र के विसंगनन से, यानी डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन से क्रोमेटिन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, यानी गुणसूत्र से वापस क्या बन रहा है, क्रोमेटिन बन रहा है। जो हमने जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से हमने पैक किया था, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, वापस ओपन हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैरियोकाइनेसिस का जो इवेंट है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट ही इसी पर्पज से किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों डॉटर सेल के अंदर इक्वल अमाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया था, और अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वापस क्या कर रहे हैं, उसी क्रोमेटिन, उसी गुणसूत्र को हम क्रोमेटिन में कन्वर्ट करें ताकि हम उसका यूज ले सकें और फंक्शनल उसको हम एक्टिव कर सकें। अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे, विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे गुणसूत्र समूहों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे गुणसूत्र समूहों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, जिसकी वजह से होता है, जिससे दो संतति केंद्रक बनते हैं। यानी यहाँ पे आपको दो डॉटर न्यूक्लियाई का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन यानी निर्माण आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सभी प्रकार के कोशिका अंगक प्रोफेज के अंदर जो डिसअपेयर हो गए थे, ये दृश्य हो गए थे, वो सभी कोशिका अंगक इस टीलोफेज की एंडिंग में हमें वापस दिखने लग जाते हैं। यानी सभी कोशिका अंगक, सभी कोशिका अंगक उन्हें दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो सारे एक तरीके से विशेषताएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये टीलोफेज की विशेषताएं हैं। अब टीलोफेज को हमने डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे आपका जो कैरियोकाइनेसिस से केंद्रक विभाजन है वो पूरा हो चुका है चारों फेजेस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी साइटोकाइनेसिस के ऊपर, कोशिका द्रव्य विभाजन के ऊपर। यानी एम फेज को हमने दो भागों में बांटा था, केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन में आपको ये चार अवस्थाएं देखने को मिल रही थी। अब हम कोशिका द्रव्य विभाजन के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, कोशिका द्रव्य विभाजन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में आपकी टीलोफेज के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये आपकी टीलोफेज के बाद क्या होगी, खत्म होगी, कंप्लीट होगी।
देखो, यहाँ पे हम एक स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बेटा जी? साइटोकाइनेसिस में आपको साइटोप्लाज्म का एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, विभाजन आपको देखने को मिलेगा या डिवीजन एक तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आपकी शुरू हो चुकी है टीलोफेज के अंदर, लेकिन खत्म कहाँ होगी? खत्म इसके बाद तक एक तरीके से चलती रहती है और बाद में ये खत्म होती है। यानी यह प्रक्रिया टीलोफेज के दौरान शुरू हो जाती है और टीलोफेज के बाद पूरी होती है। अब एक्चुअल में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कोशिका द्रव्य विभाजन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अभी तक हमने जो सेल है उसका हमने आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल हमने डुप्लीकेट किया है और उसको हमने दो डॉटर न्यूक्लियर की फॉर्म में अरेंज हमने किया है, दो डॉटर न्यूक्लियर हमने बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, साइटोप्लाज्म है, इसका हमने अभी तक एक तरीके से यहाँ पे विभाजन हमने नहीं किया है, दो डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं किया है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे एक कोई पर्सन है, उनके दो बच्चे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों अलग हो रहे हैं, तो उस पर्सन के ऊपर उनके पेरेंट के पास जो भी अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, जो एक तरीके से उनके पास एक तरीके से जो धन संपदा है, वो क्या करते हैं, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहले वो नगद के ऊपर बात करेंगे, फिर वो दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो नगद के ऊपर हमने बात कर ली है, केस के ऊपर बात कर ली, क्योंकि केस का अलग रोला होता है बेटा जी, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। जेनेटिक मटेरियल को हमने इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया दो डॉटर न्यूक्लियर की फॉर्म में। अब हमारे पास जो अदर प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गेनल हैं, जो कोशिका द्रव्य हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, दो डॉटर सेल के अंदर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं और उसकी जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो देखो ये प्रक्रिया कैसे चलती है और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका के अंग को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी संतति कोशिकाओं में समान रूप से वितरण होता है। यानी एक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं और उसका जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं और इसकी जो प्रक्रिया है इससे हम बोल रहे हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब कोशिका द्रव्य विभाजन एक्चुअल में चलता कैसे है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा जी। आपको पादपों के कोशिका द्रव्य विभाजन और जंतुओं के कोशिका द्रव्य विभाजन में अंतर देखने को मिलता है, दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की।
कोशिका द्रव्य विभाजन। ये जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, ये पादपों में अलग तरीके से चलता है, और यही कोशिका द्रव्य विभाजन जंतुओं में अलग तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जंतुओं की, उसके बाद हम बात करेंगे पादपों की। तो जंतुओं के कोशिका द्रव्य विभाजन की जो प्रक्रिया है, वो कोशिकीय खाँच के निर्माण यानी शेल फिरो के फॉर्मेशन की वजह से क्या होती है, पूरी होती है। यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है, कोशिकीय खाँच जिसे हम बोलते हैं सेल फ्रो के निर्माण से पूरी होती है। और यहाँ पे ये जो सेल फ्लो बन रही हैं, इसके थ्रू जो कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है, उसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो होती है अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय दिशा में कोशिका द्रव्य विभाजन। अभी केंद्र की दिशा क्या है, तो हम बोलते हैं कि परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। इस दिशा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस दिशा में आपको कोशिका द्रव्य विभाजन आपको देखने को मिल रहा है। कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पे जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति आपको नहीं देखने को मिलती है, कोशिका झिल्ली आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, अंदर की ओर धंसती है। कैसे धंसती है, तो जैसे ये आपकी एक नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के अंदर जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से एक अंदर ग्रूव बनेगी, एक इस प्रकार से खांच बनती है, और ये बाहर परिधि से अंदर की ओर क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से एक सेल से क्या हो जाती है, फिर फाइनली दो सेल आपकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। यानी यहाँ पे जंतुओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य विभाजन की दिशा है, वो परिधि से केंद्र की ओर है। कोशिका द्रव्य विभाजन की जो शुरुआत हुई है, वो बाहर परिधि से केंद्र की ओर इस प्रकार से एक तरीके से चल रही है, और फाइनली एक तरीके से यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन जाती है, और जितने भी प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, वो दोनों डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और ये एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है एनिमल्स के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं पादपों की, तो पादपों में जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, वो कोशिकीय प्लेट के निर्माण द्वारा, यानी यहाँ पे आपको सेल प्लेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि पादपों के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं, कोशिका भित्ति उपस्थित, और कोशिका भित्ति रिजिड स्ट्रक्चर होती है, कठोर संरचना होती है, तो ये अंदर की ओर नहीं धंस सकती। लेकिन जब हम जंतुओं की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, वो अंदर की ओर क्या हो सकती है, मूवमेंट कर सकती है, अंदर की ओर फोल्ड हो सकती है। पादपों के अंदर आपको यहाँ पे कोशिका द्रव्य विभाजन की अलग प्रक्रिया, अलग मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। अलग मैकेनिज्म आपको कैसे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे सेल प्लेट बन रही है, और यहाँ पे जो दिशा आपको देखने को मिलेगी, अप केंद्रीय दिशा में कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, इसको आप कैसे समझ रहे हो, तो यहाँ पे केंद्र से परिधि की ओर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन देखने को मिलेगा। यानी सेल के सेंटर से आपकी सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू होता है, और ये सेल प्लेट
एक प्लांट सेल को दो प्लांट सेल में क्या कर देती हैं, बांट देती हैं। और इसमें अगर हम प्रोसेस की हम बात करें, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे ये एक कोई प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में हमको इस प्रकार से रिजिड सेल वॉल देखने को मिल रही है जो अंदर की ओर इनफोल्ड नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों सेल, इस सेल के बीच में यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से मटेरियल एक तरीके से आपका एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। दोनों तरफ इस प्रकार से एक्यूमुलेट होता है, जिससे क्या होता है, इन दोनों सेल के बीच में एक आपकी सेल प्लेट बन जाती है। और इस सेल प्लेट को हम यहाँ पे मिडिल लेमिला हम बोलते हैं, यानी मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के बनने के बाद यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, नई सेल वॉल इस प्रकार से डेवलप हो जाएगी। तो एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो यहाँ पे प्लांट के केस में जो कोशिका द्रव्य विभाजन की जो प्रक्रिया है वो सेंटर से शुरू हो रही है और परिधि की ओर जा रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे अब केंद्रीय दिशा के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजन देखने को मिल रहा है। और सेल प्लेट बनती है जिसे हम मध्य पटलिका हम बोलते हैं। और ये आपको पता है कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट। और ये जो कैल्शियम पेक्टेट जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो रहा है बीच में फ्रेगमो फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्म में, गोल्जिकाई में बन रहा है। और ये मटेरियल यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो रहा है दोनों सेल के बीच में सेंटर में, जिसकी वजह से एक सेल से आपकी दो सेल बन रही है। इस प्रकार से हम यहाँ पे एनिमल और प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन की जो प्रक्रिया है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स के रिगार्डिंग, जिनमें हम समसूत्री विभाजन के महत्व की बात करते हैं। बेटा जी, हमने ये जो समसूत्री विभाजन डिस्कस किया है इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एनिमल और प्लांट्स के अंदर। एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो आपको वर्दी देखने को मिल रही है, बहुकोशिकीय जीवों में वर्दी वो आपकी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही हो रही है। जैसे इनिशियली हम बात करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, आपको एक युग्मनज यानी जाइगोट आपको देखने को मिल रहा है। उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्लीवेज, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुकोशिकीय अवस्थाएं बन रही हैं। और इससे फाइनली क्या होगा, एक जीव का एक तरीके से आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये क्या करेगा, फिर एक तरीके से अपना साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो सारी गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं ये एक तरीके से आपके समसूत्री विभाजन के थ्रू ही पूरी हो रही है। यानी जब गेमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसमें सेल का नंबर भी बढ़ रहा है और उस ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ये जो वर्दी आपको देखने को मिल रही है, ग्रोथ जो देखने को मिल रही है, वो इसी समसूत्री विभाजन से ही पॉसिबल है। हमने एक पॉइंट पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब कोशिका का आकार बढ़ता है, यानी जब कोशिका में वृद्धि होती है, यानी कोशिका के आकार में जब वृद्धि होती है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात कम हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोशिका द्रव्य के अनुपात में सेल के साइज के अनुपात में जो न्यूक्लियस है उसका जो आकार है वो छोटा है। यानी ये छोटा सा न्यूक्लियस इतनी बड़ी सेल को कंट्रोल करने में केपेबल नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है
इसको अगर हमें वापस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे एक सेल से वापस हम क्या करते हैं, 2 सेल बनाते हैं, जिससे क्या होता है, सेल का साइज छोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो आपका वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको वापस अगर नियमित करना है, तो नियमित करने के लिए करने हेतु हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, समसूत्री विभाजन हम करवाते हैं। समसूत्री विभाजन आवश्यक है। समसूत्री विभाजन की हेल्प से हम इस कम हो गई वैल्यू को वापस क्या करते हैं, नियमित करते हैं, नॉर्मल करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस कर ले रहे हैं। समसूत्री विभाजन को हम सम विभाजन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा सा हम इसको एक बार वापस हम डिस्कस कर लेते हैं। समसूत्री विभाजन को सम विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेतृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या की अगर हम बात करें या डीएनए की अमाउंट की हम बात करें, यह आपको क्या देखने को मिलती है, पेतृ कोशिका के समान ही देखने को मिलती है। यानी क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पेतृ कोशिका में विभाजन से बनी पुत्री कोशिकाएं गुणसूत्रों की संख्या वे डीएनए की मात्रा में पेतृ कोशिका के समान होती हैं। कोशिका के समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे पेतृ कोशिका में विभाजन से बनी पुत्री कोशिकाएं, चाहे उनमें गुणसूत्रों की संख्या की हम बात करें, चाहे डीएनए की मात्रा की हम बात करें, तो वो पेतृ कोशिका के समान ही होती हैं। तो यहाँ पे जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं वो एग्जैक्ट पेरेंट सेल के जैसे ही होती हैं। इस वजह से इसे हम बोल रहे हैं सम विभाजन। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर अगर हम बात करें, तो ये द्विगुणित कोशिकाओं तक ही सीमित होता है, तक ही सीमित होता है समसूत्री विभाजन। यानी अधिकांशतः आपको क्या देखने को मिलता है कि द्विगुणित कोशिकाओं में ही आपको जंतुओं में क्या देखने को मिलेगा, समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। एक एक्सेप्शन भी आपको ध्यान में रखना है, मधुमक्खी के अंदर नर इंडिविजुअल के फॉर्मेशन की हमने बात की, तो हमने कहा कि वहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डायरेक्ट वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है ना। तो वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज जनरल फिनोमिना में ये सभी द्विगुणित कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। और पादपों के केस में एक गुणित कोशिका हो चाहे द्विगुणित कोशिका हो, दोनों में ही समान रूप से पाया जाता है समसूत्री विभाजन। दोनों में इक्वल पोटेंशियल से आपको समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा, एक गुणित कोशिकाओं में और द्विगुणित कोशिकाओं में, दोनों में ही, है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक और महत्व डिस्कस कर लेते हैं। समसूत्री विभाजन पादपों और जंतुओं के अंदर मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मरम्मत आप जानते हो, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट डैमेज हो गया है और उसे अगर आपको वापस रिपेयर करना है, तो यहाँ पे आपको कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी एक तरीके से वो जो लॉस्ट ऑर्गन है वो आपका वापस रीअपेयर होगा, और कुछ जो पार्ट्स उसका डैमेज हो गया है वो वापस क्या करेगा, रीग्रो करेगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जीवों में समसूत्री विभाजन
जीवों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हो कि समसूत्री जो विभाजन है जीवों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे जंतुओं की हम बात कर लेते हैं। जंतुओं में जैसे हम यहाँ पे रक्त कोशिकाओं की हम बात करें, इसी प्रकार से हम यहाँ पे त्वचा की बात कर सकते हैं, आंत्र कोशिकाओं की हम बात कर सकते हैं। यह सभी निरंतर बनती रहती हैं। यानी जो पुरानी सेल्स है वो तो डिस्ट्रॉय होती रहेगी, उनकी जगह नई सेल्स बनती रहती है। तो इससे क्या होती है, रिपेयरिंग की प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ एक तरीके से यहाँ पे चलती हुई आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम पादपों की बात करें, तो पादपों के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, पादपों के केस में दो ही कोशिकाओं में, एक तो आपकी शीर्षत विभज्योतक की हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं यहाँ पे पार्श्विक विभज्योतक। विभज्योतकी कोशिकाएं, विभज्योतकी कोशिकाओं में, और विभज्योतकी कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो शीर्षक और पार्श्विक विभज्योतकी जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में आपको विभाजन की क्षमता देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पादप पादप जीवन पर्यंत वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो एक्टिविटी ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है, तो ये पादपों के अंदर शीर्षक और पार्श्विक विभज्योतक के अंदर जो विभज्योतकी कोशिकाएं हैं जिनमें कंटिन्यूसली विभाजन करने की क्षमता है, वो आपको हमेशा एक तरीके से बनी हुई एग्जिस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक तरीके से साइज अपना इंक्रीज करते रहते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके से आपकी जो प्रोसेस चल रही है ये समसूत्री विभाजन के थ्रू ही चल रही है। अब आपकी एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, एक स्पेशल कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, उसको समझने के बाद एक तरीके से आपका समसूत्री विभाजन यहाँ पर पूरा हो जाएगा बेटा जी। तो देखो यहाँ पे हम एक विशिष्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, विशेष परिस्थिति की हम बात करते हैं। विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति क्या है, जब केंद्रक विभाजन के बाद नियमित रूप से कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होने पर कोशिका में बहु केंद्र की अवस्था बन जाती है, जिसे हम यहाँ पे सिनोसाइटिक कंडीशन यानी संकोशिकीय अवस्था हम कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक ही सेल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक ही सेल में एक साथ बहुत सारे केंद्रक आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुकेंद्र की अवस्था डेवलप हो गई है, और इस बहुकेंद्रिक अवस्था को में जो कोशिका है उसके लिए हम संकोशिका एक तरीके से टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिनसाइटियम कंडीशन क्या है, संकोशिका क्या है, तो इससे आप समझ सकते हो। सिनसाइटियम अवस्था
अब देखो, ये ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। नारियल के भ्रूण पोष के अंदर आपको इस प्रकार के कंडीशन सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी नारियल का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है ना, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। तरल भ्रूणपोष में, नारियल के तरल भ्रूणपोष के अंदर आपको ये अवस्था देखने को मिल रही है। नारियल का तरल भ्रूणपोष, जो लिक्विड एक तरीके से एंडोस्पर्म है, उसमें ये संकोशी की अवस्था आपको देखने को मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसमें हमने आपके समसूत्री विभाजन के सभी एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, सभी अवस्थाएं हमने डिस्कस कर ली हैं। केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन को भी हमने डिस्कस कर लिया है। प्लांट और एनिमल में जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, इस प्रकार की कुछ पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल रहे, तो वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। और ये एक विशेष अवस्था यानी संकोशी की अवस्था क्या है, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये कब बनती है, जब कोशी केंद्रक विभाजन तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक तरीके से आपकी डेवलप हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।